नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ये घटना चक्र की एक वीडियो सीरीज प्रारंभ किए हैं जिसमें कि अब तक कुल 3 लेक्चर पढ़ाए जा चुके हैं और ये सभी लेक्चर जो है एक क्रम श्रृंखला से बनाए जा रहे हैं। अतः आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, पिछले 3 लेक्चर को नहीं देखा है, तो आप जाकर पहले उन लेक्चरों को देख लीजिए ताकि आप लोगों को एक क्रमवार वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज इसमें प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ भारतीय संविधान के मद है और दूसरी तरफ है जिस देश से अपनाया गया है। तो इसमें देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आप लोगों ने अगले सीरीज में देखा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और भारत संघों का राज्यों का संघ है तथा इस संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। आइए इसका भी उत्तर देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत देखिए, ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये संघ राज्य संबंध मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिया गया है सोवियत संघ रूस से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें बताया गया है कि ये अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो कि वास्तव में संविधान के भाग पहले नहीं थे। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कथन है, कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें ये कथन तो सही है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण क्या है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से संविधान से लिया गया है। ये भी सही है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए इसमें विकल्प क्या सही होगा? इसमें विकल्प सही होगा बी। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसलिए विकल्प ए आर दोनों सही है, किंतु इसकी आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये कहाँ से ग्रहण की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन एवं शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये सभी चीज़ें, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, शक्ति और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ठीक है, गणतंत्र कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो वही मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यह अमेरिका से हुआ था। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्व लिखित संविधान है। ये प्रथम पूर्व लिखित संविधान है। ठीक है, पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। देखिए, अमेरिका के जो संविधान है वो पूर्णतया पहली बार प्रथम लिखित संविधान है, जिसमें कि मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और भारत का वहीं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला चैप्टर शुरू होता है दोस्तों। अगला चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची से इसमें प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में है यानी कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ देखिए, एक तरफ लिखा है कि 300 आर्टिकल, 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में 400 से अधिक अनुच्छेद है, लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं तथा आज इनकी संख्या 450 पहुँच गई है, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद ही हैं। यानी कि जो अनुच्छेद आप पहले शुरू में संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, वो आज भी मूल रूप में 395 अनुच्छेद ही हैं। इन अनुच्छेदों को बढ़ाया कैसे जा रहा है? तो इसमें खंड करके कि अनुच्छेद 324 के खंड क, खंड ग, खंड ख ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से 450 अनुच्छेद हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान की में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1949 को, तो उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। सुविधा की दृष्टि से संविधान के भागों तथा अनुच्छेदों की मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और नए अनुच्छेदों को वर्तमान अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि जोड़ दिया गया, जैसे कि अनुच्छेद 371 के साथ अनुच्छेद 371 क, 371 ख। ठीक है, आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, पूरे भाग भी निकाले और जोड़े गए, परंतु भाग भी इसी तरह पूर्णतया संख्या अनुसार है। नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, भाग में भी आप देखेंगे तो कुल मिला जुला के 25 भाग हो गए हैं, लेकिन वो भी क, ख, ग करके जोड़े गए हैं। ठीक है, इसी तरह अनुच्छेदों को भी जोड़ा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, ये भारतीय संविधान में शामिल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में भी वही चीज़ें दी गई, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, गलत बात है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ये सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही? उपरोक्त केवल 3। ठीक है, केवल तीसरा कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, यह कथन असत्य है। यह कथन कथन एक असत्य है। अच्छा, ठीक है, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इस प्रकार ये सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? कुल 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें
अब 4 अतिरिक्त भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976, 9 का नगर पालिकाएँ जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 से, 9 ख सहकारी समितियाँ जोड़ा गया है और ये 2011 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 का अधिकरण जो कि 42वें संशोधन 1976 से भी है। भाग 7 ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य एकमात्र 238 में संविधान संशोधन 1956 से निरसित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं इसमें। एक है आपका भाग 4 का, दूसरा है आपका 9 का, फिर 9 ख और ये 14 का, ये 4 भाग जो है इसमें जोड़े गए हैं और भाग जो 7 था इसको निरसित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि यद्यपि अब इसमें कुल भागों की संख्या 25 है तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। ठीक है, कुल भाग संख्या 25 हो गई लेकिन इसे अभी भी 22 ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। ठीक है, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उल्लेखित किया गया है। ठीक है, हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में है, सही। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4A में है। देखिए दोस्तों यहाँ 6A लिखा गया है, 4A 4A कैसे लिखा जाएगा? तो 4A लिखा जाएगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, यानी ये 4A होता है। और राज्य किस में है? तो भाग 6 में है। ठीक है, यहाँ 6A लिख दिया गया है जबकि मौलिक कर्तव्य किस में है? 4A में है। ठीक है, तो व्याख्या इसकी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायत बनाने की बात किस में की गई है? तो पंचायत बनाने की भाग 9 में की गई है। ठीक है, किस में की गई? भाग 9 में की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं। एक जिला पंचायत पर स्तर होता है, दूसरा क्षेत्र पंचायत होता है, तीसरा ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, ये 3 स्तर की बात की गई है पंचायत में। तो और ये किस संशोधन के द्वारा किया गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच के जो संबंध है उसके बारे में बताता है। तो यह भाग 11 अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1 जो है केंद्र और राज्य के संबंधों की बात करता है। देखिए भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक संघ और राज्यों के बीच की विधायी संबंधों को, जबकि अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है या वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यह है पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है कि पूरे राज्यों के जो है नाम और उनके बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी में क्या है? तो तीसरी में है शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, चौथी में राज्यसभा का आवंटन। पहली में राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। दूसरे में वेतन की बात है। तीसरे में शपथ ग्रहण कराया जाएगा
और चौथे में राज्यसभा का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या विवेचित करती है? तो ये राज्यसभा के में स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके बारे में बताया गया चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें किसको संशोधित करना पड़ेगा? पहली अनुसूची को। यानी नए राज्य को बनाना है तो सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में किसमें वर्णन किया गया या उपबंध दिया गया? तो ये पहली अनुसूची में दिया गया था। तो आखिर जब नया राज्य बनेगा तो उसमें किसमें संशोधन करना पड़ेगा? हमें पहली अनुसूची में ही तो संशोधन करना पड़ेगा ना, यही बताया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों एवं उनके क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। अतः यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो पहली अनुसूची को आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची हैं, कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां। ठीक है, जब संविधान निर्माण हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया है। 10वीं को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। और 11वीं और 12वीं ये अनुसूचियाँ क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। संविधान की सूचियाँ दी गई हैं, अनुसूची, और ये इधर विषय दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में कौन सा क्या विषय है? तो ये राज्यसभा के सीटों के बारे में बताता है चौथी अनुसूची। 6वें में क्या है? तो 6वें जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है। 8वीं अनुसूची में क्या है? अष्टम में तो ये भाषा के बारे में, जो कि भारत की 22 भाषाओं के वर्णन किया गया है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में भी वही है। चौथे में क्या है? राज्यसभा के बारे में। 6वीं में जनजातीय क्षेत्र, 8वीं में भाषा और 9वीं में भूमि सुधार है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो अभी भूमि सुधार वाला आपने देखा किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, देखिए व्याख्या इसकी देख लीजिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़कर उसके तहत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची जोड़कर? 9वीं अनुसूची जोड़कर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किस में है? ये समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है, समवर्ती सूची में। और ये तीनों सूचियाँ किस में? ये तीनों सूचियाँ जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ जो है किस में दिया गया है? ये आपके 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक योजना का उल्लेख करती है, यानी समवर्ती सूची में ये आर्थिक आयोजना का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? अभी आपने पढ़ा कि आर्थिक नियोजन किस में है? तो ये समवर्ती सूची में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? यह है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। ठीक है, बाकी जो है राज्य और संघ के इसमें क्षेत्र हैं। देख लीजिए इसकी व्याख्या। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में पुलिस जो है ये किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। और विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है। ठीक है, यानी विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविज़न ये किसके विषय हैं? तो ये संघ सूची के विषय हैं। जबकि पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। और आपराधिक मामले किसके विषय हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा मद है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यानी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
समवर्ती सूची का दोस्तों मतलब आप लोग क्या समझते हैं? समवर्ती देखिए 3 सूचियाँ हैं, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो इन तीनों सूचियों में अगर संघ सूची में जो भी विषय दिए गए उस पर कानून कौन बनाएगा? तो संघ यानी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची के जो विषय दिए गए हैं उस पर कौन कानून बनाएगा? तो राज्य सरकार बनाएगी। परंतु समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, ठीक है। इसलिए जैसे जनसंख्या और परिवार नियोजन है, इस पर क्या है? ये समवर्ती सूची में दिया गया है, तो इस पर दोनों सरकारें अपना अपना नियम और कानून बना सकती हैं। हाँ, इसमें एक शर्त और है कि यदि केंद्र भी उसी विषय पर यदि कानून बना रही है और राज्य भी उसी विषय पर कानून बना रही है तो यहाँ पर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? केंद्र के कानून को दी जाएगी, ठीक है। वहाँ केंद्र का ही कानून मान्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें व्याख्या देख लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर ये सब चीज़ें किसमें हैं? ये सब राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का में है? तो इसमें कौन सा विषय है? शिक्षा। शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकती हैं, ठीक है। बाकी कृषि, पुलिस ये दोनों किसके किस सूची में है? ये राज्य सूची में है। रक्षा जबकि किस में है? तो ये संघ सूची में है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। देखिए पहले शिक्षा क्या थी? यह राज्य सूची का विषय थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, बाद में से 1976 में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया? इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय को सूची से सम्मिलित करना यानी मिलाना है कि कौन सा विषय किस सूची में आता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें प्रश्न पढ़िए कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न में दिया गया है। देखिए वन जो है ये समवर्ती सूची में है, सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में ना होकर ये किस में है? यह है आपका संघ सूची में, ठीक है। शेयर बाजार संघ सूची में है। डाकघर बचत बैंक ये संघ सूची में है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य किस में है? तो ये राज्य सूची में है तथा शेयर बाजार को एवं डाकघर को ये संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। इसमें क्या है? इधर एक तरफ सूची दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय भी दिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी जो तीनों सूचियों में ना हो वो अवशिष्ट विषय हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? केंद्र सूची में क्या हो जाएगा? जनगणना। जनगणना किसका विषय है? केंद्र सूची का विषय है। और पुलिस किसका विषय है? तो ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किसका विषय है? आपने ऊपर पढ़ा था, समवर्ती सूची का विषय है। और ये अंतरिक्ष अनुसंधान ये क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट विषय है, यानी ये किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा? अवशिष्ट विषय में जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जनगणना जो है किस में हो गया? संघ सूची में।
पुलिस किस में हो जाएगी? राज्य सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में, और ये अंतरिक्ष अनुसंधान, ये अवशिष्ट शक्तियों के अधीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो शिक्षा प्रभाव डालता ही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी शिक्षा प्रभाव डालता है। पंचम अनुसूची, तो ये भी शिक्षा प्रभाव डालता है। षष्ठम अनुसूची, ये भी शिक्षा प्रभाव डालता है। सप्तम अनुसूची, ये भी शिक्षा प्रभाव डालता है। तो ये सभी जो है विषय जो है शिक्षा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः अनुच्छेद 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बंद किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद किया गया है। पंचायतों में 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं में 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम, षष्ठम और सप्तम अनुसूचियों भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, इस सब में भी शिक्षा का प्रावधान सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये किस में सम्मिलित है? 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 10वीं दल बदल किससे संबंधित है? दल बदल, ये संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना है, यानी दल बदल बार बार दल बदल लोग न कर पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? तो अभी आपने पढ़ा कि 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलिएगा। और इसके आगे के जो प्रश्न एवं व्याख्या हैं वो अगले लेक्चर सीरीज में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।